चलिए आगे बढ़ते बात अब करेंगे वेनेजुएला की, जहां आज जबरदस्त तबाही देखने को मिली है और इस तबाही में इस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 3 देशों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप के झटकों से वेनेजुएला थर्राया है। 7.2 और 7.5 तीव्रता के दोहरे भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली, जिसमें 32 लोगों की मौत और हजारों लोग इसमें घायल हुए हैं। ये जानकारी मिल रही है। भारी तबाही, कई शहरों में इमारतें ढह गई हैं, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका इस वक्त जताई जा रही है। और दक्षिण अमेरिकी देश है वेनेजुएला, जहां पर भीषण भूकंप की वजह से इसने बहुत ज्यादा नुकसान और दिल दहला देने वाली तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही है और इसे सदी के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक माना जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो 1 मिनट के भीतर 2 भूकंप के झटके आए। पहला 7.2 तीव्रता का और दूसरा 7.5 तीव्रता के भूकंप की वजह से जबरदस्त और बड़े पैमाने पर वहां पर तबाही हुई है। राजधानी काराकास समेत कई बड़े शहरों में धरती जोर जोर से कांपी, लोग दहशत में आ गए। जो लोग ऑफिस में थे वो वहां से निकलते हुए दिखाई दिए। कई बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जबकि दर्जनों भवन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सड़कें फट गई हैं, पुलों को नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में बिजली और जो संचार सेवाएं हैं वो बंद हो गई हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शुरुआती आकलन के अनुसार लगभग 80 लाख लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इतने यानी कि 80 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। आपदा के बाद राहत और बचाव का काम अभी भी युद्ध स्तर पर वहां पर जारी है। मलबे में दबे लोगों को निकालने का इस वक्त प्रयास हो रहा है। अस्पतालों में भी घायलों की संख्या बढ़ गई है, जबकि कई इलाकों में आपातकालीन सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक मृतकों की संख्या हजारों में पहुंच सकती है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन विशेषज्ञ ये मानते हैं कि दोहरे भूकंप की वजह से नुकसान का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भूकंप के बाद कई आफ्टर शॉक्स भी वहां महसूस किए गए, जिससे लोगों में डर है और अनिश्चितता का माहौल भी इस वक्त वहां देखने को मिल रहा है। इधर सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय कर दिया है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी सहायता की पेशकश की है। और पूरे देश में शोक और चिंता की इस वक्त लहर, जबकि लाखों लोग सुरक्षित ठिकानों पर हैं, राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये एयरपोर्ट की तस्वीर सामने आई है वेनेजुएला से, जहां जब भूकंप वहां पर महसूस किए जा रहे थे, जब भूकंप के झटके वहां पर लोग महसूस कर रहे थे, उस वक्त अफरा तफरी एयरपोर्ट के अंदर देखने को मिली। आप देखिए कैसे एयरपोर्ट की जो छत है वो गिरती हुई नजर आई, जो सामान था वो टूटता हुआ नजर आया। घर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे, कैसे सामान जो है हिलते डोलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ओपी मिश्रा भूवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर सर आपका। ये जो तस्वीर इस वक्त वेनेजुएला से सामने आई है, जरा इस पर आप टिप्पणी कीजिए, बताइए एनालिसिस आपका क्या बताता है। इतने बड़े पैमाने पर भूकंप आने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान, क्या वजह इसकी मानते हैं सर? और ये सचमुच में बहुत ही दयनीय स्थिति है। लेकिन जब वेनेजुएला की सेस्मोटेक्टोनिक सेटिंग आप देखेंगी तो वेनेजुएला जो है एक यूनिक लोकेशन पर है, जहां पर कि कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट स्लाइड करता, इंटरेक्ट करता है। और बहुत से सेस्मोजेनिक फॉल्ट्स हैं जो इनलैंड फॉल्ट और ऑफशोर फॉल्ट हैं। और पहले भी जहां ये अर्थक्वेक हुए हैं, यहाँ पर मल्टीपल फॉल्ट का कंजुगेशन है। देयर आर द सीरीज ऑफ फॉल्ट इंटरकनेक्टेड, एक के साथ जो है जुड़ा हुआ है। तो एक फॉल्ट जैसे मोरोन फॉल्ट है नियर बाई और सान सेबेस्टियन फॉल्ट है। एक फॉल्ट जब ट्रिगर होता है दूसरा फॉल्ट भी एक्टिवेट होता है। तो जब पहला अर्थक्वेक 7.5 का आया, उसके बाद ही उससे एनर्जी जो रिलीज हुआ, उसे दूसरा फॉल्ट भी एक्टिवेट होकर 7.2 जनरेट किया, जिसके चलते शेकिंग का रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिला। एकदम कंटिन्यूटी में शेकिंग ज्यादा आया सेस्मिक एनर्जी का, और उसका जो एनर्जी का जो कंटेंट का फ्रीक्वेंसी था वो स्ट्रक्चरल फ्रीक्वेंसी और जितने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर थे उसको सुपरसीड कर गया, जिससे बिल्डिंग कोलैप्स हुए। और टाइमिंग भी अर्थक्वेक का बहुत डेंजरस था, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग था, जहां सब लोग सो रहे होते हैं। ये कहा जाता है कि अर्थक्वेक की अर्ली जो टाइमिंग होता है वो डेंजरस होता है। अर्थक्वेक की जान माल की क्षति की नुकसानी के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग काफी डेंजरस होता है। वो भी 2-2:30 बजे से 2:30 से लेकर 3 बजे तक वेनेजुएला के टाइम से। और
ये दर्शाता है कि ये न्यू जोन नहीं है, ये ऑलरेडी हम्म लगता है कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन देखिए उससे पहले जो जानकारी ये दी जा रही थी उनके द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए ये जो स्थिति है बहुत ज्यादा भयावह है, डरा देने वाली तस्वीर ये है। और ऐसे में जो गतिविधियां देखने को मिलती है जमीन के अंदर, जिसका असर देखिए इस तरीके से हुआ कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। और यही वजह है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। लेकिन ओपी मिश्रा जी, क्योंकि ये जो तस्वीर है इसने वाकई में देखिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खास करके अगर हम वेनेजुएला की बात करते हैं, माना जाता है कि 2 टेक्टोनिक प्लेट पर अब ये जो देश है वो अब है, और ऐसे में जब भूकंप वहां पर आता है तो बहुत बड़े पैमाने पर क्षति होती है। लेकिन 7.5 तीव्रता का, 7.2 तीव्रता का भूकंप आना, ये कितना खतरनाक है वेनेजुएला के लिए। और जरा ये भी समझाइए, क्योंकि आसपास के देशों में भी इसका असर देखने को मिला है। भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या आप आकलन कर पा रहे हैं? अच्छा देखिए, ये जो है ना ट्रांस बाउंड्री अर्थक्वेक बोलते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है दूसरे कंट्री में नियर बाई है उसके होते हैं। जैसे कि आपने म्यांमार का अर्थक्वेक देखा होगा लास्ट मार्च में, 28 मार्च को जो हुआ था सगाइंग फॉल्ट पर, जिसका इम्पैक्ट जो है बैंकॉक तक देखा गया। तो ये ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड फॉल्ट का ये परिणाम है। और ये जो हुआ है उससे सेस्मोजेनिक फॉल्ट, ऐसे 7.2 और 7.5 अर्थक्वेक को स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक, ग्रेट अर्थक्वेक को माना जाता है। लेकिन यही यदि डीपर अर्थक्वेक होता, इसका फोकल डेप्थ यदि नीचे होता तो डैमेज कम होता। इसकी गहराई जो है केवल लेसर देन 15 किलोमीटर है, करीब 12 से 13-14 किलोमीटर है, जिसके चलते शेकिंग जो है सरफेस पर जल्दी पहुंचा और सीरीज में पहुंचा, 7.2 वाला पहुंचा। तो ये कंजुगेट फॉल्ट हमेशा जो है इस तरह से ट्रिगर करता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि कंजुगेट फॉल्ट, मल्टीपल फॉल्ट्स जब एक दूसरे से ट्रिगर होते हैं तो काफी जो है जान माल की क्षति होती है। और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 7.2, 7.5 हमारे अर्थक्वेक जो है प्लेट इंटीरियर्स में, जैसे कि आपने भूज के अर्थक्वेक को देखा था 7.9, जहां पर स्ट्रक्चर्स काफी फ्रेजाइल थे। लेकिन उसके बाद हिमालय में भी अर्थक्वेक हम लोग देखते हैं। तो ये कहा जाता है कि स्ट्रक्चर्स रेजिलियंट होना चाहिए, जिससे डैमेज कम होता है। यहाँ पर वो चीज देखने को मिल रहा है कि जो भी बिल्डिंग डिजाइन कोड इनके लगे हैं वो सब पुराने बिल्डिंग डिजाइन कोड पर बने हैं। एज ए रिजल्ट ये बिल्डिंग जो है एकदम विथस्टैंड नहीं कर पाया अर्थक्वेक शेकिंग को। और भारत सरकार की जो प्रकल्प है, जो सेस्मिक डिजाइन कोड को रिवाइज कर रहा है, अभी नए नए माइक्रोजोनेशन करके उसको किया है, रेट्रोफिटिंग किया जा रहा है डिफरेंट सिटीज में। और भारत जो है इस तरह का 7.2 बहुत से नॉर्थ ईस्ट हिमालयन से काफी अर्थक्वेक झेल चुके हैं हम लोग पहले भी, और उसकी एहतियात बढ़ती जाती है। आप देखेंगे कि नेपाल का जो अर्थक्वेक हुआ था 7.9 अर्थक्वेक का 25 अप्रैल 2015 को, उसमें भी बॉर्डर एरिया में, बिहार के बॉर्डर एरिया, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया हुए थे शेकिंग। लेकिन वही बिल्डिंग गिरे थे जो कि हैफाजर्ड और रेजिलियंट नहीं थे, और सब स्ट्रक्चर जो बच गए थे। तो इसे कहने का मतलब कि इस तरह से अर्थक्वेक की तैयारी के लिए आपको इमारत, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, इसको भूकंप रोधी बनाना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस भी होना चाहिए। लेकिन आपको जो जब सेट कर जाता है अर्थक्वेक तो उसके रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम होते हैं, जिसके चलते ये सब क्षति हुई है इतना। और एक चीज यहाँ पर सर ये भी समझाइए, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जब कोई बड़ा भूकंप का झटका यानी कि तीव्रता ज्यादा होती है, इसके बाद अगर आफ्टर शॉक आते हैं तो उसकी तीव्रता कम होती है। लेकिन वेनेजुएला में ये देखने को मिला है कि इसकी तीव्रता ज्यादा थी। अब 7.2 के बाद 1 मिनट के अंतराल में दूसरा भूकंप का झटका होता है जो 7.5 तीव्रता का होता है। तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है सर? एक्चुअली ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आफ्टर शॉक नहीं था। 7.5 एक अपना मेन शॉक था, 7.2 भी अपना एक मेन शॉक था, जो कि दूसरे फॉल्ट के कंजुगेट में ट्रिगर हुआ है। हाँ। तो दोनों एक्सपिरेटरी जोन अलग अलग टूटे हैं, इसलिए कह सकते हैं कि उससे वो किया है, लेकिन उसका जो है वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर का काम किया है। लेकिन आफ्टर शॉक अब जो है अब सीरीज शुरू होंगे, जो फॉल्ट टूटे हैं उसके बाद से धीरे धीरे फॉल्ट अपने हीलिंग स्टेज में आएगा। अच्छा। जिससे कि छोटा छोटा अर्थक्वेक जो है लेकर, अभी भी देखिए जो मेन शॉक होते हैं उसे करीब करीब 1.1 से लेकर 1.2 मैग्नीट्यूड का एक आफ्टर शॉक आता है 24 आवर्स के अंदर में। तो अब देखना है कि 7.2 के बाद कितना फर्स्ट आफ्टर शॉक आए कि नहीं। इससे हम डबल अर्थक्वेक कह सकते हैं, यानी कि आफ्टर शॉक ना कह के इससे हम डबल अर्थक्वेक कह सकते हैं। हाँ। डबल अर्थक्वेक है, मल्टीपल फॉल्ट्स के ऊपर हुआ है, एक फॉल्ट ट्रिगरिंग नहीं है, कंजुगेट फॉल्ट ट्रिगरिंग है। एस्पिरेटिव भी इसके अलग अलग है, लेकिन इतना एडजस्टेंट है कि टाइम कम मिला इसको। तो इसलिए ये ऑफ कोर्स जो है पहला से एनर्जी ट्रिगर किया है, मगर ये आफ्टर शॉक ठीक नहीं है।
अब आफ्टर शॉक सीक्वेंस अब दो सीक्वेंस चलेंगे। यदि दोनों मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अलग अलग का अपना आफ्टर शॉक सीक्वेंस बहुत देर तक चल सकता है। क्योंकि उसका जो है स्टेबलाइज होना बहुत जरूरी है और अच्छा साइन है। आफ्टर शॉक को अच्छा साइन बोलते हैं क्योंकि हीलिंग जो है काफी फास्ट होता है, स्ट्रेस रिलीज जो है ड्रेन आउट होता है स्ट्रेन, जिससे कि रॉक जो है स्टेबलाइज होने लगता है। लेकिन एहतियात बरतनी पड़ती है क्योंकि जितने क्रैक्ड बिल्डिंग हो गए, डैमेज बिल्डिंग हो गए, वहां पर यदि पब्लिक जाती है तो आफ्टर शॉक से भी डैमेज होते हैं। इसलिए बहुत एहतियात बरतना होता है कि जहां पर डैमेज स्ट्रक्चर है उसके नजदीक न जाए और उस बिल्डिंग में न रहे, उसके बाहर रहें। क्योंकि आफ्टर शॉक का जो 24 आवर्स 48 आवर्स काफी जो है डेंजरस होता है, उसके लिए बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना पड़ता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी